प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम आज क्लास 12 के 2023 वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने 9 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल किया था और व्याख्यात्मक हल करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि चूँकि आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है और हमारा जो लक्ष्य है कि हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का इस प्रकार से व्याख्यात्मक हल करें ताकि हमारा जो इतिहास का तीनों खंड है उस तीनों खंड का पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाए। तो इस कड़ी में आज हमारा जो दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा वो 10वें प्रश्न से शुरू होगा। तो चलिए हम अपना आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये 2023 एनुअल एग्जाम का प्रश्न पत्र है। 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो जैसा कि जानते हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। अब असहयोग आंदोलन यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था उसमें विदेशी शिक्षा का, ब्रिटिश शिक्षा का बहिष्कार करना, जो ब्रिटिश अदालत है, जो कोर्ट है उसका बहिष्कार करना और जो ब्रिटिश संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस है, उसका विरोध करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। और यह जो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, इसका जो तात्कालिक कारण यदि कहा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में एक काला कानून लाया था। 1919 ईस्वी में एक काला कानून लाया था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब ये जो रॉलेट एक्ट लाया था इसमें यह प्रावधान किया था ब्रिटिश सरकार ने कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करें। और चूंकि ब्रिटिश जो पदाधिकारी थे वह अंग्रेजों की ही बात मानते थे और वह भारतीयों का शोषण कर रहे थे, तो ऐसे में उनका जो प्लानिंग था इस एक्ट को लाने के पीछे कि हम बिना किसी गलती के भी जो स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता है, उनको हम बिना किसी कारण के हम गिरफ्तार कर लें। और इसके कारण इस एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर में, पंजाब में एक स्थान है जिसका नाम है अमृतसर। इसी अमृतसर में एक जालियांवाला बाग। इसी जालियांवाला बाग में जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे वे लोग, वहाँ के 2 नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और
अंग्रेजों ने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे आक्रोशित लोगों ने जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण अपना सभा कर रहे थे और रॉलेट एक्ट के विरोध। उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल डायर। तो ये जनरल डायर ने इन्हें निहत्थे लोग थे, ये लोग बिना किसी हथियार के ये लोग अपना सभा कर रहे थे। जनरल डायर जो था इसने इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। और इस कारण से पूरे भारत के लोग इस घटना से मर्माहत थे, बहुत तकलीफ में थे कि निर्दोष लोगों की किस प्रकार अंग्रेजों ने हत्या की थी। तो ये इसे हम तात्कालिक कारण असहयोग आंदोलन का कह सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति है, जो दमनकारी नीतियां हैं, तो ये सब जो नीतियां हैं ये तो है ही, लेकिन यदि तात्कालिक कारण देखें तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी जनरल डायर के आदेश पर। तो इसी कारण 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया और इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज प्राप्ति भी था, यानी हमारा अपना राजा हो, हमारा अपना कानून हो, हमारी अपनी सरकार हो। तो स्वराज प्राप्ति भी इसका उद्देश्य था। अगला उद्देश्य था कि स्वदेशी अपनाना, जैसे हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते थे, तो इसमें हमारे नेताओं ने आह्वान किया आम जनता से कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। और यह आंदोलन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। इसको वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी। ये वापस क्यों लिया? जब आंदोलन जोर पकड़े हुए था तो फिर आंदोलन को वापस लेने की क्या जरूरत थी? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे और 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक थाना था, एक जगह है चौरी चौरा। इसी चौरी चौरा में एक थाना पर ये जो उग्र भीड़ था, गुस्साए हुए जो ये भीड़ था, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग थे वे इतने गुस्सा में थे कि इन लोगों ने चौरी चौरा थाना पर हमला कर दिया। और इसके कारण जो 22 सिपाही थे, ये 22 सिपाहियों की इस हमला में मृत्यु हो गई। और इस 22 सिपाहियों की जो मृत्यु हुई, इससे महात्मा गांधी ने देखा कि हमारा जो ये असहयोग आंदोलन है यह हिंसात्मक होते जा रहा है और यह हिंसा पूरे भारत में फैल सकती है। और इस कारण महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस प्रकार यदि असहयोग आंदोलन से आपसे कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न का जवाब दे देंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी हम व्याख्यात्मक प्रश्न को हल करने के लिए यदि हम कोई की नोट्स वगैरह लिखते हैं तो उसका आप नोट्स जो है बनाते चलिएगा, ताकि आपको एक समझ जो है उस प्रश्न के प्रति बन सके। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जजिया किससे दिया जाता है? तो जजिया क्या है? जजिया के बारे में हम जानेंगे कि ये जजिया के बारे में हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। जजिया किससे दिया जाता था?
तो इसका जवाब होगा जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। तो ये जिम्मी किसे कहा जाता था? तो जो गैर मुसलमान होते थे, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर था। ये कैसा कर था? तो ये धार्मिक कर, ये धार्मिक कर था। यानी भारत में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे, उससे जो ये मुसलमान शासक थे वो उनसे धार्मिक टैक्स लेते थे और उसी धार्मिक टैक्स को जजिया कहा जाता था। और गैर मुसलमानों को जिम्मी के नाम से पुकारा जाता था। ये जो मुसलमान होते थे उस समय वे गैर मुस्लिमों को जिम्मी करते थे, और इसलिए यहाँ ये आपको जिम्मी के नजदीक गैर मुसलमान भी विकल्प हो सकता है। और जजिया का एक लंबा इतिहास है, लेकिन हम शॉर्टकट में समझेंगे कि सबसे पहले इसको सिंध प्रांत में इसको लागू किया गया। सबसे पहले ये सब आपको लिखते चलिए। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में सिंध प्रांत के देवल नामक राजधानी में जजिया कर लागू किया। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत पर मुसलमानों का जो पहला आक्रमण हुआ था वह 713 ईस्वी में हुआ था, और यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और जैसा कि आपको पता है कि बगदाद का जो खलीफा था हज्जाज, उस हज्जाज का दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, और हज्जाज का सेनापति भी था, कमांडर इन चीफ था। तो सिंध प्रांत में पर उसने क्यों हमला किया? तो इसका कारण तो उन्होंने बताया कि इनका कुछ जहाज पर कुछ सामान आ रहा था श्रीलंका से, जिसको सिंध के पास ही, सिंध प्रांत के पास ही समुद्री लुटेरों ने इनके जहाज को लूट लिया था। तो हज्जाज ने सिंध का जो शासक था राजा दाहिर, उसके पास संवाद भेजा कि चूंकि हम आपको टैक्स देते हैं, जब आपके सिंध प्रांत से हमारा जहाज गुजरता है तो इसके बदले हम आपको टैक्स देते हैं। आपके प्रांत में ही कुछ समुद्री डाकुओं ने मेरे सामान को लूट लिया, इसलिए आपको इस लूट का भरपाई करना पड़ेगा। तो दाहिर ने कहा कि भाई ये लुटेरे कौन है, इसे हम जानते नहीं कि किसने लूटा है, इसलिए हम आपके नुकसान का भरपाई करने में असमर्थ है। और इससे हज्जाज जो अरब का खलीफा था, बगदाद का खलीफा था, वह क्रोधित हो गया और उसने अपने दामाद और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 713 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तब मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद दाहिर की हत्या कर देता है। और भी हम इससे पहले आक्रमण के बारे में बहुत सारी घटनाओं को पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए कि जब देवल पर
कब्जा कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम, तो वहाँ का जो हिंदू जनता है जिसको जिम्मी कहते थे ये लोग, और उन जिम्मियों से इन्होंने पहली बार जजिया कर वसूला था। तो पहली बार जजिया कर ये 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। उसके बाद फिर जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, तो यह भी हिंदू प्रजा से जजिया कर लेने का काम करता है। इसके बाद और भी कई शासक है, उसमें से जजिया कर जो है ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, और जो अपंग होते थे उनसे नहीं लिया जाता था, जो बूढ़े होते थे उनसे नहीं लिया जाता था, जो बच्चे थे उनसे नहीं लिया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में ही आगे तुगलक वंश का जब शासन आता है, तो तुगलक वंश का एक शासक फिरोज तुगलक आता है, FT, शॉर्ट में इसको FT बोल सकते हैं। तो फिरोज तुगलक जो है ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर देता है। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। उसके बाद फिर जब मुगल शासन आता है, तो अकबर 1564 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, और शाहजहां के बाद जब औरंगजेब ये दिल्ली का बादशाह बनता है, तो फिर यहाँ औरंगजेब जो है 1679 ईस्वी में जजिया को पुनः लागू कर देता है। इस प्रकार यह जजिया कर का संपूर्ण इतिहास नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी हमने जजिया कर के इतिहास के बारे में संक्षेप में बताया, यह 12वीं क्लास के जो छात्र हैं उनके लिए पर्याप्त है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे, तो हमारा इस जजिया के संबंध में एक कंसेप्ट, या हर प्रश्न के संबंध में एक जो कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, वो हमारा तैयार हो जाएगा, जिससे उससे संबंधित अन्य प्रश्न भी यदि पूछे जाते हैं तो आप उस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। यह एक वन लाइनर क्वेश्चन है, और वन लाइनर क्वेश्चन में कोई व्याख्या की जरूरत नहीं होती है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीधे जमुना नदी पर हम टिक लगा देंगे। फिर यहाँ कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा किसी व्याख्या की जरूरत नहीं। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 14, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुई थी। 1853 ईस्वी में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी तो वो लाहौर से कराची तक, ये 1853 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाया था। और आपको ये पता है कि ये जो लाहौर और कराची है आज के समय यह पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन चूंकि जिस समय 1853 की बात है तो 1853 में चूंकि भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, इसलिए पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था। इसलिए भारत में हम रेलवे की शुरुआत की बात करें तो हम इसको भारत करके ही इसका जवाब देंगे, यहाँ पाकिस्तान हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1853 में पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। तो इस तरह से महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में। और ये जो गुजराती भाषा में ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसको वन लाइनर क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये पूछ सकता है कि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो उनकी आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है। इसमें महात्मा गांधी ने अपने जीवन के संघर्षों और अपने जीवन की जो कहानियां हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है, और ये गुजराती भाषा में पहली बार आत्मकथा को लिखा गया, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की जो घोषणा है वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। आप तिथि भी याद रखिए, इसमें लिखते जाइएगा तिथि। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। और किसने किया? तो कर्जन ने किया, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय जो ब्रिटिश सरकार के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने आपको बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसका घोषणा किया, लेकिन यह प्रभावी नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ है। 19 जुलाई को यह लागू नहीं हुआ। कर्जन ने इसका सिर्फ घोषणा किया था। और यदि लागू होने की हम बात करें तो आप समझिए कि यह लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह जो बंगाल का बंटवारा था, बंगाल का विभाजन था, यह प्रभावी हुआ। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इन्हें एओ ह्यूम थे। यह एक ब्रिटिश पदाधिकारी थे, एओ ह्यूम ब्रिटिश अफसर थे।
ब्रिटिश अफसर ये थे। और इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। और यह एक राजनीतिक सुधारक भी इन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से इन्हें आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इन्हें एक ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। ओरिएंटलिस्ट का मतलब है कि यह एक राजनीतिक सुधारक थे और एक ब्रिटिश पदाधिकारी थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसके स्थापना की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह 1885 ईस्वी में हुआ था। और 1885 ईस्वी में आपको 28 दिसंबर को हुआ था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। और इसमें कितने लोग शामिल थे? तो 72 मेंबर थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। लेकिन इसका जो पहला अध्यक्ष है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये किसको बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को कभी कभी WC बनर्जी भी लिख देता है एग्जाम में। आपको ऑप्शन में WC बनर्जी भी दिख सकता है। और ये ब्रिटिश से आपको जो पदाधिकारी थे, ये ब्रिटिश सिविल सेवा के पदाधिकारी थे। ये ब्रिटिश सिविल सेवा, आज के डेट में हम इसको IAS करते हैं या IPS करते हैं, जो UPSC से आते हैं। तो ये ब्रिटिश सिविल सेवा के पदाधिकारी, ब्रिटिश सिविल सेवा के पदाधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इस तरह से यह काफी पढ़े लिखे थे। भारत इस वर्ष गणतंत्र हुआ तो ये सबको पता होगा 1950 ईस्वी को। और डेट सबको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना। और तभी से प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से हमारा 18वां प्रश्न पूरा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोतरा से मिले हैं। हमारे पास 4 विकल्प है, उसमें लोथल, कालीबंगा, सुरकोतरा। तो ये 3 जो स्थल है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित ये स्थल है। और ये सुरकोतरा है कहाँ? तो गुजरात के कच्छ जिले में। ये आपको सुरकोतरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इसका जो उत्खनन है, उत्खनन अगर पढ़ लेते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता में यह प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो सुरकोतरा है उसका उत्खनन कब हुआ? उत्खनन 1964 ईस्वी में हुआ। और इसका उत्खनन करता कौन था? एक्सकेवेटर कौन था? किसने इस सुरकोतरा का एक्सकेवेशन करवाया था, उत्खनन करवाया
उसमें आप नाम याद रखिए जगपति जोशी का। जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में सुरकोतरा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है इसका उत्खनन करवाया था। और भी यहाँ से कुछ एविडेंस मिले हैं। तो अगला जो यहाँ साक्ष्य, अन्य जो साक्ष्य यहाँ मिले हैं, अन्य जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कलश समाधान का साक्ष्य मिला। कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कलश एक मिट्टी का बर्तन होगा और एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन बना करके और उसमें जो मृतक है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसको अंदर रख के और उसके ऊपर से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से उसे ढक दिया जाता था। तो यह एक अंतिम संस्कार जो होता है जिसमें हम 3 प्रकार के समाधान की बात करते हैं, 3 प्रकार के आपको मृतक संस्कार की बात करते हैं, जिसमें एक में अग्नि में जलाया जाता है, दूसरा जल में बहा दिया जाता है, जल समाधि जिसको बोला जाता है, और तीसरा जमीन के नीचे हम गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर कलश समाधान है, यानी कलश में मृतक को रखकर और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से उस कलश को ढक दिया जाता है। तो इस तरह से अगर सिमेट्री बनाया जाए, समाधान बनाया जाए, तो इसे हम कलश समाधान कहते हैं। तो इस तरह से सुरकोतरा के बारे में इतना कुछ यदि हम जान लेते हैं तो सुरकोतरा से और अधिक प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम बनती है। अब सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सर्वाधिक जो प्राचीन पुराना स्मृति ग्रंथ है वह मनु स्मृति है। और मनु स्मृति को लिखा किसने है? तो मनु महाराज ने लिखा। मनु महाराज ने मनु स्मृति को लिखा। आज के समय यदि आप कुछ भी लिखते हैं, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, जब आप कोई न्यूज़ बनाते हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई पढ़ाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है। तो कमेंट सेक्शन में हम अच्छा या बुरा जो भी विचार होता है अपने विचार को लिखते हैं। तो उसी तरह से ऐसा नहीं है कि मनु स्मृति मनु महाराज लिख दिए तो उनके लिखी हुई बात पर कमेंट करने वाला कोई नहीं था। तो जो कमेंटर होते हैं उन्हीं को टीकाकार करते हैं। तो मनु महाराज ने मनु स्मृति जो लिखा था, इसके जो टीकाकार थे उनका नाम लेने के लिए कौन कौन मनु स्मृति पर टीका लिखा है, उनको टीकाकार कहा जाता है, कमेंटर। तो पहला जो था टीकाकार जो मनु स्मृति पर लिखा, उनका नाम था गोविंद। दूसरा जो था उनका नाम था भारूची। तीसरा जो टीकाकार है उनका नाम है मेघातिथि। और चौथा जो टीकाकार है उनका नाम है कुल्लू भट्ट। तो इस तरह से मनु स्मृति जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह पहला संवैधानिक ग्रंथ आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि समाज को उस समय के समाज को चलाने के लिए, वैदिक काल के समाज को चलाने के लिए मनु महाराज ने जो पुस्तक लिखी थी, इसको हम पहला संविधान की किताब हम इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको गोविंद, भारूची, मेघातिथि और कुल्लू भट्ट, ये 4 जो महान व्यक्ति थे, इन्होंने मनु महाराज का जो मनु स्मृति है उस पर टीका लिखी थी। तो इस तरह से हम 20वें प्रश्न को पूरा किए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा 21वां प्रश्न, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ 4 जो जगह है इसमें आप ध्यान रखिए कि इसका जन्म जो है पालीजुली में हुआ। अलबरूनी का जो जन्म है वह पालीजुली में हुआ था और इनकी जो गजनी में इनका मृत्यु हुआ था।
अलबरूनी का मृत्यु जो है गजनी में हुआ था और गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। और भी कुछ अलबरूनी के बारे में आप जान लीजिए कि 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 973 ईस्वी में अलबरूनी का जन्म हुआ था और 1048 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो ख्वारिज़्म है, यह ख्वारिज़्म ईरान में पड़ता है। तो इस तरह से ईरान में ये जन्मे थे और ये फारसी विद्वान थे। ये बहुत बड़े विद्वान थे अलबरूनी, फारसी विद्वान थे ये, और फारसी विद्वान थे और ये कई चीज़ों का इन्हें ज्ञान था। ये खगोल विज्ञान के बारे में, खगोल विज्ञान यानी आकाशीय पिंडों के बारे में इनको ज्ञान था। उसके बाद भूगोल का अच्छा खासा ज्ञान था अलबरूनी को। और भूगोल के बाद और भी यदि हम विषय की बात करें तो और किस बात का इन्हें ज्ञान था, तो गणित और इतिहास के लिए बहुत बड़े ज्ञाता थे। अलबरूनी को गणित और इतिहास में भी बहुत रुचि था और भारत में ये 10 वर्ष तक रहे। 10 वर्ष भारत में रहे थे और ये आए किसके साथ थे, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी जब कोई आक्रमण करता था तो अपने साथ विद्वानों को लेकर भी चलता था, ताकि जहां वह कब्जा करेगा वहां के बारे में वह विद्वान उसको लिख सके, वहां के समाज के बारे में, वहां के संस्कृति के बारे में लिख सके। तो अलबरूनी जब भारत में महमूद गजनवी के साथ आया तो 10 वर्ष भारत में रहा और भारत रहकर यहाँ संस्कृत का 10 वर्षों तक अध्ययन किया, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया तो इस तरह से ये फारसी भाषा का भी विद्वान था और संस्कृत का भी गहन अध्ययन इसने किया। और भी कई भाषाओं, अरबी, यूनानी और सीरियाई भाषाओं को भी ये जानता था। ये अरबी भाषा को भी जानता था, यूनानी भाषा को भी जानता था और सीरिया का जो भाषा है, सीरियाई भाषा जिसको बोला जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का इस भाषा के बारे में पहली बार आप सुने होंगे। तो इस तरह से महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी को आता है, वह संस्कृत, अरबी, यूनानी, सीरियाई इत्यादि भाषाओं का ज्ञाता है। और भारत में 10 वर्ष रहने के बाद इसने भारत के विषय में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है, इसके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है भारत के बारे में, अलबरूनी ने लिखा। ये पुस्तक का ब्राह्मण पुस्तक, उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। तो इस तरह से अब समझते हैं कि अलबरूनी के बारे में यह एक अच्छा खासा जो है हम अलबरूनी के बारे में यहाँ अध्ययन किए। तो आज का जो हमारा क्लास है यही हम समाप्त करते हैं। 22वें प्रश्न से हम फिर व्याख्यात्मक अध्ययन अगले दिन से करेंगे। तो इस तरह से आपका मैंने भी वीडियो को देखा है, उसमें थोड़ा बहुत साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है और साउंड का प्रॉब्लम 2-3 दिन में इसको हल कर लिया जाएगा। और हल कर लेने के बाद आप एक बेहतर साउंड में आप अपने विषय का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। और क्योंकि ये इतिहास का सीरीज चल रहा है, इतिहास समाप्त होगा तो फिर हम जो अन्य आपके विषय है उनका हम अध्ययन करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो इंटर 2026 की परीक्षा है उसकी पूर्ण तैयारी हो जाएगी। जब आपके पास कोई प्रश्न आए
तो आप किसी ऐसा कोई भी प्रश्न न रहे जिसका जवाब आपको यहाँ से नहीं मिले। और इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इस व्याख्यात्मक हल जो हम यहाँ कर रहे हैं इसको ध्यान से हमारे लेक्चर को सुनेंगे और साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे, ताकि आपको इसका एक अवधारणा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और इससे संबंधित थोड़ा बदल के यदि कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाता है तो आप जवाब देने के स्थिति में हो और आपका कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए धन्यवाद, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं।